औसत बना दिया। औसत से बहुत हर बार हर महीने कमा रहे हैं। कमा रहा है तो वापस दो। ज्यादा आता है तो लेते ही हो। ज्यादा आता है तो लेते हो, तो कम आए तो वापस दो। वापस देने का काम नहीं, खाता यूं ही है बस अंदर। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। आज हम बात करेंगे विद्युत में जो ईंधन अधिभार लिया जा रहा है उसके बारे में। ईंधन अधिभार का मतलब यह है कि जो ईंधन का जो मतलब कोयला या जो भी आता है, गैस, कोयला, डीजल, जो भी जिससे गैस बनती, ये बिजली बनती है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो खर्च उसके बढ़ जाते हैं और उससे पे वो ईंधन भार लेते हैं। लेकिन कई बार बेईमानी से भी वो ईंधन भार उठाया जा रहा है। जैसे आपको बताएं कि अडानी वाला जो मामला था, कि अडानी को खुद को पे करना था उसके कोयले का खान से रेलवे स्टेशन तक उसको रेल लाइन डालनी थी। और रेल लाइन डालने के बाद उससे वो कोयले का जो खर्च होता था वो उसको करना था। लेकिन उसने क्या किया कि कोयले की लाइन नहीं डाल, वो रेल लाइन नहीं डाली, और खान से ट्रांसपोर्ट जो है ट्रकों से करता था। तो उसका जो भार आता था वो उपभोक्ताओं से वसूल होता था। वो गलत था मतलब। इसी तरह से कई बार कोयले की रेटें में बहुत फ़र्क हो जाता है, और वो ज़्यादा ले लेते हैं, बाद में उसको लौटाते नहीं हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमेशा की तरह वाई के बोलिया साहब हमारे साथ हैं। और वाई के बोलिया साहब ऐसी रहे हैं सुप्रीम इंजीनियर आरएससीबी में, और वो ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप पधार जाते हैं हमारे बुलाने पे, और आपका बहुत बहुत स्वागत। तो बोलिया साहब, ये जो ईंधन वाला जो मामला है, ईंधन का अधिभार, ईंधन पे जो खर्च होता है वो तो ले ही लेते हैं वो पहले, और ये अधिभार और क्यों लेते हैं? जबकि ईंधन का खर्चा तो ले लेते हैं, फिर ये अधिभार का क्या ये बना रखा है इन्होंने? ये आप जरा स्पष्ट कराएं। धन्यवाद हिमेश साहब। आज जो ये ईंधन अधिभार का मसला है, काफी और ये ज्वलंत है। भी करोड़ों रुपए में है मिशन। ज्वलंत है। और वैसे अपने यहाँ जो बिजली के अपन काम में लेते हैं, बिजली का बिल आता है, उसमें और सब चार्ज तो होते ही है कि भाई कितनी आपने यूनिट खर्च की, उसका यूनिट का बिजली भार आ जाता है। कुछ स्थायी शुल्क वो लेते ही हैं। जितनी यूनिट है उस पर विद्युत शुल्क वगैरह वो सब, नगरीय शुल्क वगैरह सब लेते हैं। ये सब तो जो नियामक आयोग है हर राज्य में, वो नियामक आयोग जो स्वीकृत करता है वही लेते हैं। परंतु एक विद्युत वितरण निगमों ने ये कहा कि साहब, हर महीने जब हम बिजली खरीदते हैं उत्पादन कंपनियों से, उसमें जो कोयला या गैस या ये काम में लेते हैं, या बिजली हम खरीदते हैं एनर्जी एक्सचेंज से या इमरजेंसी में, उसमें कई बार जो स्वीकृत दर है उससे ज़्यादा का खर्चा आ जाता है। तो वो खर्चा फिर हम साल भर तक अगर उसको वहन करते रहे तो हमारे बहुत घाटा बढ़ जाता है, और हम उनको भुगतान नहीं कर पाते। तो इसका हमसे हमें अलग से ईंधन अधिभार, पहले खाली ईंधन अधिभार नाम था, अब इसका ईंधन अधिभार और क्रय समायोजन अधिभार के नाम से कर दिया, कि ईंधन के अलावा जो बिजली खरीदते हैं उसमें कोई ज़्यादा दर देनी पड़ जाए, उसका भी समायोजन के नाम से ये फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट क्लॉज के नाम से, सरचार्ज के नाम से दे दिया। तो इसकी नियामक आयोग ने इनको छूट दी, भाई ठीक है आप वसूल कर लो, पर साथ में इसका हिसाब साल के आखिर में जो याचिका लगाओ उसमें दे देना। अब इसमें पिछली बार नियामक आयोग ने आदेश निकाला था कि पहले साल साल भर बाद ये डिफरेंस लेते थे कि साहब, हमारे एक साल पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो हमारे बिजली हमने खरीदी थी, उसका कोयले की रेट अब फाइनल हुई है और अब इतना पैसा एक्स्ट्रा आया है। तो उसका जब पैसा ये लेते थे ईंधन विभाग नाम से, उसमें उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ होती थी। खास तौर से जो छोटे दुकानदार हैं, उद्योग हैं,
वो कहते थे आप 6 महीने पुराना या साल भर पुरानी हमारी बिजली खपत पे आप अब एक्स्ट्रा वसूल करोगे, हम तुम्हारा माल बेच चुके, उसमें खर्चा जोड़ चुके, अब वो खर्चा हम किससे वसूल करने जाएंगे? या कोई किराएदार है, वो किराएदार तो अपना बिजली बिल चुका दिया, अब उससे पुराना बाकी थोड़ी लेने जा सकते हो। तो काफ़ी 2-3 सालों तक इसमें बहस होती रही। फिर नियामक आयोग ने फैसला किया था ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, एक पिछले साल का साल भर का जोड़ के एक आधार ईंधन भार निकाल देते हैं और उसके हिसाब से आधार ले लेंगे, और अगर कम ज़्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा वसूल कर लेंगे, और कम होगा तो वापस दे देंगे। थोड़ा बहुत ठीक लगा आधार। फिर उसके हिसाब से पिछले साल करीब पहले 54 पैसा पर यूनिट आधार ईंधन भार था, उसके बाद बढ़ के वो 57 पैसा प्रति यूनिट हो गया। तो हमने कहा था 54 पैसा 57 पैसा बहुत ज़्यादा है, अभी तक कोयले का अधिभार नहीं आता, क्योंकि अब भारत में कोयला काफ़ी उपलब्ध है और अच्छी गुणवत्ता का है, और आयात भी नहीं करना पड़ रहा। पहले आयात करना पड़ता था, तो इसलिए आयातित कोयले महंगा होता था, तो उसकी एक्स्ट्रा। अब आजकल साल भर से काफ़ी अच्छी स्थिति है, कोई एक्स्ट्रा कोयला आयात नहीं करना पड़ रहा है, और यही उपलब्ध कोयला सभी बिजली घरों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, अच्छी गुणवत्ता का भी। तो इसलिए अब हमने कहा जरूरत नहीं थी इसकी। फिर पिछली बार नियामक आयोग ने एक आदेश निकाला, अभी इसी 3 अक्टूबर को ही आदेश निकाला था कि साहब इसमें उसके पहले 2024 वाले में भी निकाला था उन्होंने कि साहब अब बजाय इसके जो मान लो अभी जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी महीने में जो बिजली खरीदेंगे उसका हर हालत में 2 महीने में हिसाब ये फाइनल कर देंगे, मतलब मार्च तक उसका फाइनल कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा बनाए तो उसका ऑडिट रिपोर्ट करा के, ऑडिट रिपोर्ट के साथ ऑर्डर निकालेंगे, भाई इतना पैसा एक्स्ट्रा बनाए, और वो बाकायदा ऑर्डर उस वेबसाइट पर सब पे डालेंगे, और वो 2 महीने के अंदर अंदर उसको फाइनल करके वसूल कर लेंगे। यदि 2 महीने में नहीं कर पाए, तीसरे महीने में वो कोई वसूल नहीं कर सकते, वो जीरो मान लिया जाएगा। अच्छा आदेश था। तो हमने कहा था जब ये लागू हो गया, अब आधार ईंधन भार की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी नियामक आयोग ने वो आधार ईंधन भार भी चालू रख लिया, और ये 2 महीने वाला जो ईंधन अधिभार समायोजन अधिभार था, ये भी उसमें साथ में चला दिया। तो इससे क्या हुआ, अब जैसे पिछले साल का औसत करीब 28 पैसा पर यूनिट ईंधन अधिभार लग रहा है, अभी हर महीने वसूल कर रहे हैं सभी बिजली उपभोक्ताओं से राजस्थान में। और अब हर महीने जो फाइनल होता है, आप आश्चर्य करोगे, अप्रैल से और सितंबर तक 6 महीने का जो आंकड़े आए हैं, अप्रैल में ये माइनस में आया, मतलब जितना खरीद दर थी उसे -1.58%, मतलब जीरो से भी माइनस में गया। उसके अगले महीने मई में केवल 2% गया, जून में 3% गया, वापस जुलाई में ½ % रह गया, अगस्त में वापस -1.03% हो गया, और सितंबर में 3.47%। मतलब वो जो अधिकतम 28 पैसा वसूल कर रहे हैं उससे हमेशा कम ही रहा है, और 2 महीने तो माइनस चला गया। पहले तो 57 पैसे 57 था, फिर अब पिछले साल का औसत 28 ही बना, 28 ही रहा, 28 गिरा। अब वो 28 वसूल कर रहे हैं, पर ये 28 भी नहीं बन रहा है। और इन 6 महीने के अपन जोड़े हैं, तो इस 6 महीने में करीब इन्होंने जितना बनता वसूल कर लिया, जो वापस कम बना, करीब ₹1.5 यूनिट का ज़्यादा वसूल कर लिया सभी कंज्यूमरों से। और आप करीब राजस्थान में 6 महीने में 5,400 करोड़ यूनिट बिजली बेची है इन्होंने, तीनों डिस्कॉम ने मिला के। और अगर इसको अगर ₹1.5 प्रति यूनिट से गुणा करें तो ये 8,100 करोड़ रुपए होता है जो एक्स्ट्रा वसूल कर लिया। और वापस मतलब जब आपने ये कह दिया कि हर 2 महीने बाद हम हिसाब फाइनल करेंगे, एक्स्ट्रा बना तो लेंगे, और ज़्यादा ले लिया तो वापस देंगे। तो वापस देने का भी आदेश से निकाला इन्होंने, पर आधा किसी बिल में वापस नहीं दे रहे अभी इस महीने से कम नया तो नहीं वसूल करें, मान लो पुराना नहीं दे रहे हैं तो उसमें एडजस्ट कर ले नया। तो हमने चेयरमैन डिस्कॉम को और यही चिट्ठी लिखी कि साहब आप पुराना तो वापस देवें, और अब आगे से नया आधार ईंधन मारते हो जो 28 पैसा वसूल कर रहे हो, जो बन ही नहीं रहा है, हर महीने कभी नहीं बन रहा है, तो उसको तो वसूल करना बंद करो, क्योंकि अब तो आप हर महीने निकाल रहे हो आदेश। हर महीने जो बनता है वो ले लो आप कंज्यूमर से, जितना भी बने, 5 पैसा बने, 10 पैसा बने या माइनस बने तो छोड़ दो, पर 28 पैसा वसूल करना, क्योंकि 28 पैसा भार बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं है, बहुत पैसा।
और अगले साल के लिए तो ये 28 पैसे की जगह भी केवल 14 पैसे रह जाएगा। इतना कोयला सस्ता भी हो रहा है। भारत सरकार ने कोयले पे कुछ अधिभार घटाया भी है, उसका भी फायदा मिलेगा कि कोयला सस्ता मिल रहा है बिजली घरों को, तो उसकी दर कम हो रही है। परंतु ये हम लगातार लिख रहे हैं, चेयरमैन डिस्कॉम को हर महीने चिट्ठी लिखते हैं कि साहब ये इस महीने में कम बना तो इतना वापस रिफंड कराओ और आगे से वसूली बंद कराओ। परंतु जैसी सरकार के अपन जानते हैं, ये चिट्ठी लिख दो, जब तक कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं होता, उनके ऊपर दबाव नहीं आता, तब तक वो उसको सुन नहीं रहे। अभी नियामक आयोग ने इस साल के लिए अगले साल 2026-27 के लिए टेरिफ याचिकाएं अखबार में कमेंट्स के लिए आमंत्रित की थी। जैसे जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम के तो कमेंट्स हो गए, अजमेर डिस्कॉम की आज 9 तारीख अंतिम तिथि है। अच्छा। उसमें भी हमने कमेंट्स बनाए, उसमें लिखा है कि साहब ये जो ईंधन अधिभार आप पुराना जो ज़्यादा वसूल कर लिया, वो तो तत्काल आयोग इनको आदेश देवे डिस्कॉम को कि ये रिफंड जनता को तत्काल रिफंड करे उसी महीने में। जिस महीने वसूल कर लिया कम बना तो अगले महीने वापस कम कर दे उसको। एक्स्ट्रा जब हाथ एक्स्ट्रा अगले ही महीने लेते हैं तो रिफंड भी तत्काल अगले महीने हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो एक इन्होंने अभी रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम से ₹1 यूनिट जो निकाला इसे 3 अक्टूबर वाले आदेश में, 3 अक्टूबर 2025 में, उसमें भी फ्यूल सरचार्ज को मर्ज कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जब मान लो पहले 28 पैसा तो आधार ईंधन भार ले रहे थे और बाकी 72 पैसा प्रति यूनिट अपने रेगुलेटरी सरचार्ज था। अब मान लो आपका ये 28 पैसा की जगह कभी 0 हो गया जी किसी महीने में, तो वो उसको दोनों मिला के ₹1 तो वो उसको वापस ₹1 वसूल करेंगे। वो 28 पैसा का ये 0 हुआ, उसका राहत उपभोक्ता को नहीं मिलेगी। ये भी गलत है, ये गलत है। अभी हमने लिखा है, जो अभी जो टैरिफ तय हो रही है इस साल 2026-27 रेगुलेटरी सरचार्ज का क्या मतलब? हमने कहा था रेगुलेटरी सरचार्ज, पहली बात तो रेगुलेटरी सरचार्ज एक ऐसी चीज है कि जो कंपनियों को जितना बिजली खरीद में खर्चा हुआ और जितनी आय हुई उसका, ये सरकारी कंपनियां नो लॉस नो प्रॉफिट भी चलती है। परंतु कई बार सरकार इनको निर्देश देती था रेट नहीं बढ़ानी है किसी कारण से, तो वो उस साल रेट नहीं बढ़ाते, या कुछ श्रेणियों को सरकार सब्सिडाइज रूप में बिजली दिलाती है, खेती को जैसे ₹1 में दिलाती है, गरीब तो वो तो एडजस्ट कर ही रहे हैं ना सर पहले से ही। तो उसमें राजस्थान सरकार को सब्सिडी इनको देनी होती है। वो तो सर ₹4 कुछ रुपए में खरीदते हैं और ₹8 में बेच रहे हैं, तो वो तो पहले ही उसमें एडजस्टमेंट ही है ना। वो उस नाम से इन्होंने कहा था कि हमारे पिछले 5 साल में करीब 45,000 करोड़ रुपया घाटा अनफंडेड गैप रह गया, जिसको रेगुलेटरी एसेट्स नाम दिया इन्होंने। नहीं, वो तो फालतू खर्च करेंगे तो वो तो रहेगा ही। वो तो अगर अधिकारी लोग जो है बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च करते जाएंगे या अपने उसके लिए खर्च करेंगे घूमने फिरने में, और उसको अगर इसमें एडजस्ट करेंगे तो वो तो गलत है ना। फिर इसमें भारत सरकार ने एक RDSS स्कीम दी, सभी वितरण कंपनियां जितनी हैं उनको सुधार, उनकी स्थिति सही रहे। RDSS स्कीम थी, उसमें ग्रांट्स वगैरह देती हैं कंपनियों को। उसमें एक शर्त लिखी है कि रेगुलेटरी एसेट्स और जो भी घाटा है वो सारा राज्य सरकार वहन करेगी, कोई डिस्काउंट कंज्यूमर पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसमें शर्त लिखी है, तभी भारत सरकार इनको जो भी पैसा देनी वो देगी। तो हमने पिछली बार कहा था, जब भारत सरकार के RDSS कानून में स्कीम में लिख दिया कि कोई रेगुलेटरी एसेट्स कंज्यूमर पे नहीं डालना है, आपको राज्य सरकार को वहन करना है, क्योंकि राज्य सरकार ने कारण ही बढ़ाया ये घाटा। राज्य सरकार ने टाइम पे सब्सिडी नहीं दी या अपने उसको इनको टाइम पे नहीं दी तो इनको लोन लेना पड़ा, उसके ब्याज है जो भी वहाँ है। और इन रेगुलेटरी एसेट्स का ब्याज नाम से और इस बार की टैरिफ में वसूल करना शुरू कर दिया। 15 करीब 3-4 हजार करोड़ रुपया ब्याज ले रहे हूँ, जो पैसा कहीं है ही नहीं, उसका ब्याज और गिन लिया, एसेट्स ऑन इंटरेस्ट, एसेट्स पे इंटरेस्ट। तो ये ऐसी कुछ टर्म्स हैं जिनका जनता को विरोध करना चाहिए। ये अनावश्यक बोझा है जो हट सकता है, नियमों में नहीं है। कहीं रेगुलेटरी सरचार्ज के साथ में फ्यूल सरचार्ज मिलाने का बिल्कुल ही नीति के खिलाफ है। हमने कहा था कि नीति विरुद्ध आप निर्णय कैसे कर रहे हो? रेगुलेटरी कमीशन खुद न्यायिक संस्था है, उसको तो न्याय के हिसाब से ही, कानून के हिसाब से, न्याय के नियम के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो हमने उनको निवेदन किया था भी आप आदेश निकालो कि रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज अलग करो और फ्यूल सरचार्ज अलग करो। फ्यूल सरचार्ज कम हुआ है तो उपभोक्ता को अगले महीने राहत मिल जाएगी,
अगर आपको 5 पैसा लगा तो 5 पैसे लगेगा, 28 पैसे नहीं लेंगे आपसे। वैसे भी सर, अगर ये सही प्रबंध नहीं करते हैं, प्रबंधन इनका सही नहीं है और बाहर से ज़्यादा बिजली खरीदनी पड़ती है या महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, उसके लिए उपभोक्ता कैसे जिम्मेदार है? तो हमने यही कहा था कि उपभोक्ता तो जिम्मेदार है ही नहीं बिल्कुल उसमें, वो तो उन्हीं की गलती है, तो उन्हीं को भुगतना चाहिए। अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो ऑफिसर के सैलरी से काटा जाए पैसा, मतलब उपभोक्ता क्यों जिम्मेदार है उसके लिए? नहीं, इसमें भी जो बिजली खरीदते हैं, तीनों राजस्थान के 3 जो विद्युत वितरण निगम है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, ये खुद नहीं खरीदती। इन्होंने इसके लिए एक अलग ऊर्जा विकास निगम राजस्थान सरकार ने और बना दिया, उसके एमडी वगैरह सब अलग है। उसके पास कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं है, वो खाली बिजली खरीदने का काम करते हैं इनके लिए, ऊर्जा विकास के नाम से। तो हमने कहा था वो आपको हिसाब दे देते हो और आप पेमेंट कर देते हो, उसको हिसाब को चेक तो करो कि उन्होंने किस रेट से बिजली क्यों खरीदी, महंगी बिजली क्यों खरीदी जब सस्ती मिल रही है। एनर्जी एक्सचेंज एक नहीं, उसकी जरूरत ही क्या है? अगर तीनों डिस्कॉम अलग अलग हैं तो अपनी अपनी और खरीदें। वो अपनी अपनी खरीद लें, बस। वो अलग से वो ऊर्जा विकास निगम बना दिया, निगम की जरूरत ही कहाँ है? और वो इनको जो हिसाब देते हैं वो पेमेंट ले लेते हैं इनसे। मतलब ये हमने कहा था इनकी जांच तो करो। इसमें हमने आंकड़े देखे, जो ऑडिट रिपोर्ट आई, हमने कहा था कई बार इन्होंने 10-10 रुपए यूनिट तक बिजली खरीदी, कि साहब क्यों खरीदी, ये तो बताओ किससे खरीदी और क्यों खरीदी, और ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी उसमें। एनर्जी एक्सचेंज में जब बिजली पहले सस्ती एक मिल बार रही है, आपने बताया था 16 रुपए 16 रुपए यूनिट तक खरीदी। रेट गई है। तो ये तो बहुत गलत है ना सर, तो ये इस बार तो इसके लिए उपभोक्ता क्यों जिम्मेदार है? सूरजगढ़ थर्मल जो है अपना, सूरजगढ़ थर्मल है सूरजगढ़ में, उसकी अप्रूव रेट 3 रुपया कुछ पैसा थी, और जो उसमें फ्यूल सरचार्ज में रेट आई 51 रुपये आई, 16 गुना, 16 गुना रेट आई। हमने कहा था 16 गुना कैसे हो सकती है, 5-10% का फर्क पड़ सकता है, 16 गुना तो बहुत ज़्यादा होता है, आप इसको चेक तो कराओ। पर कोई जवाब नहीं मिला। तो जनता को चाहिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, उपभोक्ता अपने क्यों अधिकारों के जिम्मेदार प्रति है जागरूक इसके हों, लिए? और मतलब नियामक आयोग में भी लगावें, डिस्कॉम में भी लगावें, राज्य सरकार से भी कहें, और नहीं जरूरत पड़े तो न्यायालय में जावें। अपीलेट ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली है, नहीं तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, और सबसे बड़ा जन शक्ति है। जनशक्ति अपनी बिल्कुल, वो करिए, तो जनशक्ति अपना अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब जनशक्ति जागरूक रहे, जनता जागरूक रहे, अपनी शक्ति का आभास रखे और उसको काम में भी लेवे। सरकार पे सही काम के लिए दबाव रखें, सरकार पे लिखा पढ़ी करें। अपने जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, वो विधानसभा में प्रश्न उठा सकते हैं, साहब ये तो क्या हो कुछ रहा नहीं है, करते हैं। क्यों हो रहा है। वही तो कुछ जो भी जागरूक है, कुछ तो जागरूक है ही विधायक। प्रॉब्लम है उनकी तो मैंने ये आज बताया, 8,100 करोड़ रुपया 6 महीने में, केवल 6 महीने में इतना एक्स्ट्रा वसूल कर लिया ईंधन अधिभार के नाम से, और वापस नहीं दे रहे, लिखा पढ़ी करने के बाद भी वापस नहीं दे रहे। तो आप लोग, आम जनता जागरूक हो, इसमें अपनी शक्ति लगावे और इनको वापस लेने का प्रयास कर सकती है। बहुत बहुत आभार बोलिया साहब, आपने सारी ईंधन अधिभार का जो गोरख धंधा है वो आपने सब लोग पब्लिक को बताया, और पब्लिक को अब इसको चेतना चाहिए, पब्लिक को इसके ऊपर प्रश्न उठाने चाहिए या गोलबंद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी मतलब पब्लिक की जेब से ही जा रहा है पैसा, और ज़बरदस्ती जा रहा है, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो अडानी अंबानी या किसी और के गलती की वजह से, अफसरों की गलती की वजह से उपभोक्ता क्यों उसके लिए जो है जिम्मेदार रहे। ये अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर लोगों को अपनी एनर्जी लगानी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप पधारे और आपने ये अच्छी बात बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने के पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।